अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। आज के जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, और डिटर्मिनेंट देखेंगे 2/2 का। इस चैप्टर में हम 3/3 मैट्रिक्स जो हमारे पास आते हैं उनका भी डिटर्मिनेंट देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि जब हम किसी स्केलर सिंपल एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो ये होता है कि हमारे पास जो नंबर होता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, हम उस नंबर को उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो एक चीज़ उसमें हमने देखनी है कि जो हम हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है ए और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी मैट्रिक्स के साथ। तो हमने उसमें ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो मैट्रिक्स है उसमें हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होनी चाहिए, तब हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कोई भी हो, वो ए है बी है कोई भी हो, फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होने चाहिए, तब हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिहाज से हमने फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट रो को लेना है हमने, और आगे हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल हम एक जनरल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि A1 A2 A3 A4, ये एक मैट्रिक्स है। इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं फॉर एग्जांपल B1 B2 B3 एंड B4 से। अब अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2, अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज कितनी है 2। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज इक्वल हैं तब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सी टर्म थी। अब अगर हम किसी की इसकी एग्जांपल लेना चाहें, इसमें एक चीज़ गौर रखनी है कि ऑर्डर इस लिहाज से मैटर करता है कि नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट के और नंबर ऑफ़ रोज सेकंड के। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है कि 3/3 का हो 4/3 का हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे जो कि एक सेम मैट्रिक्स को भी सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कंडीशन देखनी है कि हमारे पास कंडीशन सेम होनी चाहिए। अब एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम अपनी मर्ज़ी से, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 1 -1 3 2 0। ये मैंने खुद से एक मैट्रिक्स लिया है 3/3 मैट्रिक्स, यानी कि इसका ऑर्डर है 3/3। अब इसी तरह से मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ जो कि B, इसको मैं सेम कोई भी खुद से रैंडमली वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 0 1 -1 2 3 1 0 3। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब जो हमारे पास रूल था वो था फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होने चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज से। अब इसमें कॉलम जो हमारे पास ये है 1 2 3 कॉलम्स हैं, रोज 1 2 3। हमारे पास इसमें कॉलम 1 2 3 एंड 1 2 3 दोनों में सेम है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे इसको लिखते हैं A क्रॉस B इज इक्वल्स टू। अब मल्टीप्लाई करते वक्त हमने सबसे पहले इन दो एरोस को याद रखना है इस तरह से, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स से आपने रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स से आपने कॉलम लेना है, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इनको लिखना कैसे है, लिखने की भी तरतीब यही होती है कि हम जब पहली रो ले रहे हैं तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब पहली रो पहला कॉलम, तो हमारे पास जो आउटपुट की पोजीशन आएगी ना आउटपुट वाले मैट्रिक्स की, उसमें भी पहली रो पहला कॉलम वही पोजीशन आएगी। अब देखें फॉर एग्जांपल इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ,
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखिए मैंने इस पोजीशन के ऊपर लिखा पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसी तरह से पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसकी जो आउटपुट लिखनी है वो भी पहली रो दूसरे कॉलम की जगह पे लिखनी है। सेम इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 4 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से वही सेम रो थर्ड कॉलम हमारे पास रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ये हमारे पास एक ऑपरेशन यानी कि फर्स्ट रो का कंप्लीट हुआ है। अब इसी तरह से सेम यही चीज़ हम रिपीट करेंगे सेकंड रो के लिए, यही चीज़ रिपीट करेंगे थर्ड रो के लिए। अब देखो सेकंड रो हमारे पास है 0 1 -1, हमने इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है सेम जैसा कि हमने फर्स्ट रो के साथ किया था। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 0 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आ गया। और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 आ गया। अब इसी तरह से इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 2 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो प्लस का 0 आ जाएगा। ओके, वैसे -0 आता है तो 0 तो किसी कंडीशन में नहीं आता, इसलिए मैंने उसको प्लस में लिख दिया। उसके बाद सेकंड रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमारे पास दो रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं थर्ड रो की तरफ जा रहा हूँ। थर्ड रो को हमने फिर उसी तरह तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अब थर्ड रो हमारे पास 3 है तो 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 आ गया एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया प्लस का, और इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 0 आ गया। अब हमारे पास थर्ड ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया और 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 आ गया। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसको अब हम प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर लिखेंगे जो कि A क्रॉस B का होगा। अब देखिए 3 + 1 4, 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2, ये 4, ये हमारे पास 9 + 1 10 + 6 हमारे पास 16 आ गया। अब इसी तरह से -1 -1 -2, इसके बाद हमारे पास प्लस का 2, इसके बाद हमारे पास ये कट जाएगा 0 + 0 0 आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास 3 - 2 प्लस का 1 आ गया आंसर, ये हमारे पास 4 आ गया आंसर और इसमें हमारे पास 9 आंसर आ गया। ये हमने रैंडमली वैल्यूज़ ली थी जिसको हमने मल्टीप्लाई किया A क्रॉस B, ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पर A क्रॉस B की जब हमारे पास बात होती है तो एक चीज़ हमने याद रखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम सिंपल बात करें कि एडिशन के लिहाज से वो तो मैट्रिक्स में सेम होता है, आगे आएगा इसको हम प्रूव कर लेंगे, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में ये अलाउ नहीं होता, इक्वल नहीं होता। किस तरह से? अगर मैं ये कहूँ कि A क्रॉस B मैंने फाइंड कर लिया तो क्या ये इक्वल होगा A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A? बिल्कुल भी नहीं, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे ऑर्डर चेंज होते हैं तो हमने A क्रॉस B, अब हर कंडीशन में ये पॉसिबल भी नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारे पास A मैट्रिक्स में जब हम A क्रॉस B फाइंड कर रहे होते हैं, A मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 होते हैं, B मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जब हम B क्रॉस A फाइंड करने लगते हैं तो A में नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो 3 होते हैं, या तो A में हमारे पास वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स नहीं होते। मतलब यानी कि हमारे पास जब ऑर्डर चेंज हो जाता है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी सेम नहीं आती, तो ये इशू होता है। और अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर भी सेम हो, फर्स्ट में नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो, सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज, अगर हम उसको रिवर्स कर लें तो फर्स्ट में हमारे पास यानी कि B को हम A से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट में यानी कि B आ जाएगा, उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम, सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज सेम हो, तो भी आपके पास आंसर सेम नहीं आएगा। उस वजह से हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को
ओबे नहीं करता। ये हमारे पास एक इसकी कंडीशन है। तो ये थी मैट्रिक्स को 2 by 2 यानी कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर, इसमें तो हम सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज देख रहे होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, यानी कि अगर हमने 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास पेज नंबर, हाँ ये हमारे पास पेज नंबर 89 पे आ जाता है डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का हो, हम ये इस तरह से मॉड भी कहते हैं, इस तरह से हम शो करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है या बी मैट्रिक्स है, उसको हम सिंपल इस तरह से शो कर देते हैं। अब इसमें एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये 2 by 2 की बात हो रही है, क्योंकि 3 by 3 में हमारे पास कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। 2 by 2 में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं, यानी कि इस तरह से सवाल भी पूछा जा सकता है कि डायगोनल एलिमेंट जो हमारे पास i = j वाले हैं, उनकी हमने पोजीशन को एक्सचेंज कर देना है, और जो हमारे पास i ≠ j है उसमें हमने उनके साइन चेंज कर लेने हैं 2 by 2 मैट्रिक्स के साथ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, यानी कि A B C D, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इस तरह से हम उसको शो करते हैं, और ये डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास, इसकी हमने क्या चेंज करनी है, पोजीशंस, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगा D, और इस पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा A। और हमारे पास जो दूसरे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि B C है, हमने इसके चेंज कर देने हैं BC -BC, यानी कि B and C, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि अगर हम इसकी साइन चेंज करते हैं, ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ये होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सॉरी दूसरी कंडीशन मैंने आपको बता दी है, इसमें हमारे पास सिंपल A को मल्टीप्लाई करेंगे D से, और D को हम मल्टीप्लाई करके, यानी कि हमारे पास AD आ जाएगा, और नीचे वाला एरो जो हमारे पास होता है, यानी कि B को अगर हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला एरो हमारे पास माइनस देता है, और BC ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा ये हमारा डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन आती है, जो मैं आपको डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बता रहा था, वो हमारे पास एडजॉइंट की कंडीशन आ जाती है। यानी कि एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, ADJ ऑफ A। अब ऑफ A जो है ये हमारा मैट्रिक्स होता है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक A है, तो हम इसका एडजॉइंट जो फाइंड करेंगे, इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, जैसे हम शो करते हैं ADJ ऑफ, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम A और D की पोजीशन चेंज कर देंगे, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, और दूसरे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि नॉन डायगोनल हैं, उनका हम -C और -B, यानी कि हम उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। अब बेसिकली ये दो चीज़ें आ जाती हैं कि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। अब जब हम इसका क्रैमर रूल जो कि हमने पढ़ा हुआ है, या इन्वर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, ये दोनों चीज़ें उसमें यूज़ होंगी। अब हम इसको फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं B, यानी कि हमारे पास एक B से मैट्रिक्स है 1 2 3 and 4। अब अगर मैंने इसका लेना है एडजॉइंट, तो हमारे पास ADJ यानी कि ADJ ऑफ B इज इक्वल्स टू डायगोनल एलिमेंट्स की मैं क्या चेंज कर दूंगा, हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी 4 और ये मान आ जाएगा, बाकी हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे -3 and -2, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट।
और इसके बाद अगर मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4 1s are 4 यानी कि ए और डी को मतलब ए और डी को मल्टीप्लाई यानी कि 4 1s are 4 माइनस नीचे वाला एरो माइनस लेता है 3 2s are 6 हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 2 आंसर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इसका जो ये फाइंड किया है ये डिटर्मिनेंट है और ये हमारे पास एडजॉइंट है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि इन्वर्स, अगर हम इन्वर्स फाइंड करना चाहें क्योंकि ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट से रिलेटेड चीज़ है तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि अगर हमने किसी का इन्वर्स फाइंड करना है यानी कि हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है इसी का हमने इन्वर्स फाइंड करना है बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स का फार्मूला होता है ए डी जे यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। बट इसमें एक और चीज़ ये है कि जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं ये फाइंड कर रहे हैं हमारे पास जो आंसर आया -2, अगर ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 आए तो हमारे पास जो इन्वर्स है ये इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिवाइड में 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो हमारे पास इन्वर्स फाइंड नहीं होगा क्योंकि हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने क्लियर किया। दो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट हमने इसमें ऐड कर दिया। और अगर हम इसको इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो इन्वर्स के लिए भी मैंने आपको बताया कि ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ज़रूर हमें बताएं, उसमें आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।